Uh, Hello guys, this is CA Rupal Jain, making international taxation easy for you. तो ये जो लाइन है इंटरनेशनल टैक्सेशन इजी फॉर यू, दिस वीडियो विल डेफिनेटली मेक योर इंटरनेशनल टैक्सेशन इजी, एंड आई थिंक दिस इज माय बेस्ट वीडियो ऑन इंटरनेशनल टैक्सेशन and the best video of international taxation on YouTube you have ever seen about this topic. ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट क्या है कि आपको ये आपके जो कैपिटल गेन के जो टैक्स रेट्स है, स्पेशली रेसिडेंट के लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा, नॉन रेसिडेंट के लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा, उसके सारे डाउट्स को क्लियर कर देता है. ठीक है, प्लस आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी आपको कोई डाउट नहीं आएगा कि ये वाला रेट लगेगा कि वो वाला रेट लगेगा, कब कौन सी सिचुएशन एप्लीकेबल होगी, ऐसे कोई भी डाउट्स आपको कभी भी नहीं आएंगे. तो इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखना, और आपको पसंद आया अगर वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट डाउन बिलो द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना. ठीक है, अब दिस इज़ द वीडियो अबाउट नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन पार्ट 2. ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो आपका हेडिंग है वो क्या है बेटा, टैक्सेशन ऑफ रेसिडेंट. मतलब जो रेसिडेंट पर्सन है उसका टैक्सेशन कैसे होगा. ठीक है, तो रेसिडेंट पर्सन का जो टैक्सेशन है आज तक अपन जैसे डीटी में पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही होगा. यहाँ पे जो आपके प्रोविजन दिए हुए हैं वो सिर्फ कैपिटल गेन के दिए हुए हैं जो ऑलरेडी पहले से आप पढ़ चुके हो. ठीक है, तो इसको हम रिपीट क्यों करें, रिपीट इसलिए करें ताकि आपको जो डिफरेंस है नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट के बीच का वो समझ आए. ठीक है, ये पेज में आपको जितना भी कंटेंट मिलेगा वो सिर्फ रेसिडेंट का है. ठीक है, वो जब आप रेसिडेंट का कैलकुलेशन करोगे कैपिटल गेन में तो आपको इस पेज के थ्रू जाना है, और नॉन रेसिडेंट का जो टैक्सेशन है वो इसके आगे डील होगा. तो अभी आपका जो पहला टॉपिक जो आप डील कर रहे हो वो किसका टैक्सेशन है बेटा, रेसिडेंट का टैक्सेशन. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. क्या बोलता है, टैक्स रेट्स फॉर कैपिटल गेन. ये कैपिटल गेन में क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है. ठीक है, इस चार्ट में सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल. पहले आपको क्या डिटरमाइन करना है कि जो भी आप एसेट सेल कर रहे हो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है. ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है कि नहीं, आप उसको कैसे डिटरमाइन करते हो. तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी दी हुई है, क्या वो एसेट फर्स्ट कैटेगरी में आती है, सेकेंड कैटेगरी में आती है, थर्ड कैटेगरी में आती है. और अगर आपकी एसेट जो है वो फर्स्ट कैटेगरी में आती है और उसको अगर आपने अप टू 1 ईयर होल्ड किया है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा अगर आपने अप टू 1 ईयर होल्ड किया है. अगर सेकंड कैटेगरी में आती है तो आपने अप टू सेकंड ईयर तक होल्ड किया है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल है, और अप टू थर्ड ईयर तक होल्ड किया है थर्ड कैटेगरी में तो वो आपकी शॉर्ट टर्म है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर वो क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. तो हर एसेट को दो इसमें डिवाइड करते हैं. ठीक है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 किसकी बात करता है, लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स. इसको ध्यान में रखें कि सिक्योरिटी है और यूनिट्स को हटाया है, सिर्फ सिक्योरिटी की बात किया. सिक्योरिटी में शेयर्स आते हैं. ठीक है, उसके बाद पहले केस में आप सिक्योरिटी लाए तो दूसरे केस में अब यूनिट्स की बात तो करनी पड़ेगी ना. ठीक है, तो पहले में सिर्फ सिक्योरिटी बोला है, लिस्टेड सिक्योरिटी. सेकंड में आपको बोलता है यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड. इन दोनों की यूनिट्स बस जो है फर्स्ट कैटेगरी में आएगी. ठीक है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड. थर्ड इज व्हाट योर जीरो कूपन बॉन्ड. जीरो कूपन बॉन्ड भी फर्स्ट कैटेगरी में आएगा. तो ये तीनों के लिए फर्स्ट कैटेगरी. सेकंड कैटेगरी में आपका आएगा अनलिस्टेड शेयर्स. ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में लिस्टेड शेयर, सेकंड कैटेगरी में अनलिस्टेड शेयर, और आगे आता है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, थर्ड कैटेगरी में आएगा आपका एनी अदर एसेट. ठीक है, तो ये अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से इतने साल तक, अगर 1 साल 2 साल या 3 साल तक होल्ड करते हैं तो शॉर्ट टर्म, नहीं तो फिर लॉन्ग टर्म. ठीक है, अब ये डिसाइड होगा कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है. इसमें लिखा हुआ है नॉर्मल प्रोविजंस फॉर ऑल, मतलब ये इसी तरीके से आप रेसिडेंट्स के लिए भी डील करते हो, इसी तरीके से आप नॉन रेसिडेंट्स के लिए भी डील करते हो. ठीक है, अब अगर आपको पता लग गया कि वो क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, तो अगर लॉन्ग टर्म होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है. तो जो आपको जिस हिसाब से आपकी सिक्योरिटी पता लग गई है उस हिसाब से आपका टैक्सेशन हो जाएगा. ठीक है, अब लॉन्ग टर्म में बेटा 2 ही टाइप के टैक्स रेट पॉसिबल है रेसिडेंट्स के लिए. एक है सेक्शन 112A और दूसरा है आपका सेक्शन 112. ठीक है, इसको आप इंटरप्रेट कैसे करोगे कि जो 112A में नहीं आता है वो किस में आता है, आपके 112 में आता है. मतलब 2 ही पॉसिबल है, तो एक स्पेसिफिक होगा और एक जनरल होगा. ठीक है, तो जनरल वाला कौन सा है आपका 112 जो है वो क्या है बेटा, जनरल है. ठीक है, अब 112A क्या है, 112A अब बस अब इसके बाद अपन वही डिस्कस करेंगे कि 112A क्या है. 112A का टैक्स रेट क्या है, 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख. 1 लाख तक एग्जाम्प्ट है और उसके ऊपर 10% टैक्स रेट लगता है. 112 का टैक्स रेट कितना है, 20%.
अब शॉर्ट टर्म में आएगा, अगर 111A है, ठीक है, 111A है तो 15%, और अगर उसके अलावा कोई है तो उसमें आएगा आपका नॉर्मल टैक्स रेट, ठीक है, उसके अलावा आपके में क्या आने वाला है, नॉर्मल टैक्स रेट्स, ठीक है। उसके बाद आगे आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन टू पे टैक्स। अगर आप ये वाली कैटेगरी में आते हो, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आते हो और आपने 112 ऑप्ट किया है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप या तो इसको ऑप्ट कर लो, या तो इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी, अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है किसकी, लिस्टेड सिक्योरिटी की, अदर देन क्या बोलते हैं यूनिट्स एंड ZCB, यूनिट्स नहीं है ZCB है सिर्फ आपके पास, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 10% टैक्स पे कर सकते हो विदाउट इंडेक्सेशन और 20% पे कर सकते हो विद इंडेक्सेशन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बात है कि अपने को इंडेक्सेशन मिलता ही नहीं है, तो अब ऐसे भी अपन केस क्या बोलते हैं कौन सी कैटेगरी में आएंगे, 10% में, बट ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको 1 लाख के ऊपर ऑलरेडी बेनिफिट मिल रहा है, तो आप कौन से ऑप्शन में जाओगे, ये वाले ऑप्शन में जाओगे, बट यहाँ पे आपको ये बेनिफिट है, और ये जो प्रोविजो है ये लॉन्ग टर्म ये नॉन रेसिडेंट के लिए भी है और रेसिडेंट के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, असेसी, और ये चीज़ हम नॉन रेसिडेंट के साइड पे भी कवर करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड कुछ कुछ मतलब नॉर्मल केस में क्या होता है, एक जगह जो डिफरेंस केस है वहाँ पर क्या होगा और बाकी जगह क्या होगा, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग में 3 ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सबसे पहला आपका नॉर्मल केस, जहाँ पे आप कैसे डिटरमाइन करते हो, तो डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ ट्रांसफर तक आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है। पीरियड ऑफ होल्डिंग की ज़रूरत क्या है, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कि 1 साल 2 साल कब तक होल्ड करो, तो वो क्या होल्डिंग पीरियड इज़ व्हाट, पीरियड ऑफ होल्डिंग, ठीक है। तो अब आगे पहला नॉर्मल केस समझ आ गया, ठीक है। अब आगे सेकंड केस जो है वो क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ GDR हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट, जो नॉन रेसिडेंट है जिन्होंने GDR होल्ड किया है, क्या बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, तो ये अपने जो GDR होल्ड किया है उसके लिए कहाँ तक आपका होता है, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर रिडम्पशन वाज मेड, ठीक है। इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग स्पेशली कैलकुलेट किया जाता है, मतलब स्पेशल तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ रिक्वेस्ट तक, ठीक है। सेक्शन 47 में क्या बोलते हैं, अगर आपका ट्रांजैक्शन आता है, मतलब आपको एक कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हो जिस एसेट का करने जा रहे हो, उसके में पहले सेक्शन 47 एप्लीकेबल हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि मान लो आप गिफ्ट का कोई आपके पास कोई एसेट है जो आपको गिफ्ट में मिली थी, ठीक है, वो जब गिफ्ट हुआ था तब तो उसमें सेक्शन 47 लगा था, कैपिटल गेन नहीं लगा था, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर मान लो गिफ्ट की कोई एसेट है ऐसे, तो उसमें आपको पीरियड ऑफ करंट ओनर प्लस पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर, जितना आपने करंट ओनर में हेल्ड किया और प्रीवियस ओनर ने हेल्ड किया, दोनों को आपको ऐड करके लेना है, ठीक है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट 112A और 111A जो है वो क्या बात करता है, ठीक है। 112A में यहाँ पर है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। एक चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग कवर होते हैं और कोई भी इंसान कवर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अब आगे क्या कंडीशन है, इक्विटी शेयर के केस में STT पेड होना चाहिए परचेज और ट्रांसफर दोनों के टाइम पे, ठीक है। परचेज और ट्रांसफर दोनों के टाइम पे STT पेड होना चाहिए, और इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के टाइम पे सिर्फ आप ट्रांसफर पे भी STT पे करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन है 112A के एप्लीकेबिलिटी की। आगे अगर आप करते हो तो आपके पास 112A एप्लीकेबल हो जाएगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का एक डिफरेंट तरीका है। क्या डिफरेंट तरीका है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में सबसे पहले आप लेते हो फर्स्ट स्टेप में आप लोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो एक्चुअली आपका लगा है खर्चा। सेकंड में आपको लेना है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018। अगर आपने एसेट जो है वो 31/1/2018 के बाद सेल हुई है तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो FMV एज ऑन 31/1/2018 और सेल वैल्यू विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो विच एवर इज लोअर होगा वो स्टेप 2 की वैल्यू होगी। देन स्टेप 2 एंड स्टेप 1 विच एवर इज हायर विल बी वॉट योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो है बेटा वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज नॉट अलाउड, चैप्टर 6 की डिडक्शन अलाउड नहीं है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज ऑल्सो नॉट अलाउड, ठीक है। अब आपको बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको चार्ट में इजीली समझ आ जाएगा कि क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अवेलेबल ओनली इफ यू आर अ रेसिडेंट
अंडर सेक्शन 112A, 112 एंड 111A, मतलब आपको मिल जाएगा क्योंकि ये रेसिडेंट वाला पेज चल रहा है। अगर ये नॉन रेसिडेंट वाला पेज चलता तो वहाँ पर नहीं मिलती, सिंस यू आर रेसिडेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब 111A जो है वो सेम है, ये जो है बेटा ये वाली जो सेक्शन थी वो लॉन्ग टर्म के लिए, और ये वाली जो सेक्शन है वो किसके लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के लिए, ठीक है। ये जो आपका क्या बोलते हैं, ये जो एसेट है वहाँ पे सेम कवर्ड है, मतलब ये इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये सेम कवर है। एसटीटी की जो कंडीशन है उसमें थोड़ा सा चेंज है। एसटीटी पेड इसमें कंडीशन है सिर्फ ट्रांसफर के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पर जैसे 2 बाइफर्केशन दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं, यहाँ पर सिर्फ बोलता है कि सिर्फ ट्रांसफर के टाइम भी एसटीटी पे हुआ होगा तो चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर अब आगे नेक्स्ट क्या बोलते हैं 111A, यहाँ इंडेक्सेशन नॉट अलाउड, क्योंकि आपको ऐसे ही पता है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता है उसमें इंडेक्सेशन अलाउड नहीं होता है, तो इंडेक्सेशन अलाउड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका ये कुछ नहीं होगा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A नॉट अलाउड, यहाँ पे बोल रहे हैं सेम, ठीक है, तो नॉट अलाउड। रिबेट जो है वो आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आपको एक डिफरेंस है कि आपको रिबेट जो है वो इसमें मिल जाएगी और बेसिक एग्जाम्पशन भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये इतना जो पार्ट है बस वही आपके किसके लिए, रेसिडेंट के लिए, और रेसिडेंट का टैक्सेशन बहुत ईजी है, उसमें कोई भी ऐसा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज़बरदस्ती का कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपको रेसिडेंट के लिए पूछा जा रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है इंस्टीट्यूट आपको कंफ्यूज करने के लिए सारी चीज़ें देखे और टैक्सेशन सिर्फ रेसिडेंट का पूछ ले, ठीक है, तो ऐसे आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। उसके बाद ये क्या दिया हुआ है मैम आपने, रूल 11UA, ये किस चीज़ का है, ये निकालता है आपका क्या, FMV ऑफ अनकोटेड शेयर, ये आपको काम आएगा FMV ऑफ अनकोटेड शेयर निकालने के लिए। FMV ऑफ अनकोटेड शेयर कब निकालते हैं, जब आपका सेक्शन 50CA लगता है। सेक्शन 50CA कब लगता है, बेसिकली आप क्या करते हो, अनकोटेड शेयर का सेल करते हो, ठीक है, यहाँ पे फोकस करना बोर्ड में। आपने क्या किया, अनकोटेड शेयर्स हैं आपके, आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या लोगे, FVOC माइनस क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल्स टू व्हाट योर कैपिटल गेन, ठीक है। ये आपका क्या है, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। बट इस केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो FVOC है ना उसके लिए एक प्रोविज़न बना हुआ है, और FVOC के लिए क्या प्रोविज़न बना हुआ है कि जो FVOC होती है आपको जो भी आपकी एक्चुअल सेल वैल्यू है वो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू से कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। अगर FMV आपकी ज़्यादा है किससे, बेसिकली FMV अगर ग्रेटर है किससे, सेल वैल्यू से, तो आपको FMV को ही क्या ले लेना है, FVOC ले लेना है, ठीक है। अगर FMV सेल वैल्यू से ज़्यादा है तो आपको FMV को ही FVOC ले लेना है। अब ये जो प्रोविज़न है वो रेसिडेंट के लिए भी है और नॉन रेसिडेंट के लिए भी है, इसको ध्यान से सुनना कि ये जो प्रोविज़न है आपका वो रेसिडेंट के लिए भी है और नॉन रेसिडेंट के लिए ही है, ठीक है। अब इसको निकाला कैसे गया है, तो इसको निकालने के लिए आपको बहुत ईजी फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूले में सबसे पहले क्या बोलते हैं, ABCD को ऐड कर दो, L को माइनस कर दो, इंटू PV कर दो, डिवाइडेड बाय P कर दो, ठीक है। तो अब A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, यही बस आपको समझना है। अब A क्या है, इसमें बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट एक्सक्लूडिंग आप देख रहे हो ये सब दिया हुआ है, माइनस नेट इनकम टैक्स पेड, मतलब इनकम टैक्स जो आप पे कर रहे हो, नेट मतलब कि जितना रिफंड माइनस करके जो आपका नेट आ रहा है वो, और डिफर्ड एक्सपेंडिचर मतलब जो आपका अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट है वो भी माइनस करने के बाद सबकी एक एक केस में आप क्या लोगे, बुक वैल्यू ले लोगे, ठीक है। सेकंड बी क्या बोलते हैं, ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क कि आपको क्या लेना है, ओपन मार्केट वैल्यू लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर शेयर्स और सिक्योरिटी की आपको क्या लेना है बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू लेना है। ये चीज़ आपको स्पेशली ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये रेसिडेंट के लिए भी नॉन रेसिडेंट के लिए भी है, और आई थिंक केस स्टडी नंबर 25 में ये कॉन्सेप्ट यूज्ड है, अराउंड 25 के आसपास ही केस स्टडी है, शायद 25 ईयर उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज्ड है, ठीक है। अब सी शेयर्स और सिक्योरिटी के केस में आपको क्या लेना है, फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, और डी क्या लेना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की क्या लेना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा तो सब चीज़ में किसका वैल्यूएशन लिया है, एसेट का, मतलब ये ABCD का जो कैलकुलेशन है वो किसका है, एसेट का, ओपन मार्केट वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, बेसिकली सबकी मार्केट वैल्यू लेना है और जिसकी अवेलेबल नहीं है उसकी बुक वैल्यू लेना, सीधा सीधा वो, ठीक है। माइनस क्या करना है इसमें से, लाइबिलिटी L, तो लाइबिलिटी यहाँ पर क्या है,
बुक वैल्यू ऑफ ऑल लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग इक्विटी शेयर रिजर्व्स एंड सरप्लस प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स लेस रिफंड एंड अनअसर्टेन कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी। तो बेसिकली लाइबिलिटी में इक्विटी नहीं आती, बॉडी जेन्युइन से बात है, क्यों इक्विटी लोगे आप, ठीक है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ऊपर भी नहीं लेते तो नीचे भी नहीं लेंगे। और यहाँ पर क्या है, अनअसर्टेन लाइबिलिटीज, हाँ मतलब जो नहीं पता है, कंटिजेंट है, तो उसको कैसे ले सकते हो आप, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी एक्चुअल लाइबिलिटीज है उसको आपको माइनस करना है, तो आपका आ जाएगा नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो आपका ये समझ आ गया आपको ABCD माइनस L क्या होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी एक्सक्लूडिंग इक्विटी, अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो। अब इनटू PV डिवाइडेड बाय P, PV डिवाइड बाय P। तो PV का मतलब क्या होता है, P का मतलब क्या होता है, तो न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ शेयर होल्डर, मतलब जो शेयर होल्डर है उसकी पेड अप वैल्यू कितनी है, और टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल शोन इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, मतलब जो कंपनी है उसकी वैल्यू कितनी है। तो सीधे सीधे मतलब प्रोपोर्शनेट निकालने की कोशिश कर रहा है शेयर होल्डर की वैल्यू से टोटल कंपनी की वैल्यू का, ठीक है। PV से थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाएगा, कभी मान लो आपने PV उल्टा भी लिख दिया, PE ऐसा करके, बट दिमाग में याद रखना कि जो शेयर होल्डर की जो इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू है डिवाइडेड बाय दी कंपनी की टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू, ठीक है। सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर लिया गया। अब अनकोटेड शेयर अदर देन इक्विटी शेयर, अगर आपके पास अनकोटेड शेयर है, मतलब नेक्स्ट केस है ये, तो अनकोटेड शेयर अदर देन इक्विटी शेयर, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या लोगे, तो ओपन मार्केट वैल्यू, अगर आप जब शेयर को सेल करोगे तो वो वाली जो वैल्यू है वो अपन ले लेंगे, और सेक्शन को अनकोटेड शेयर में जो आपका FEOC का कैलकुलेशन है वो हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल आप क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, और कैपिटल गेन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से इंडेक्सेशन के थ्रू निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, और फिर आपका माइनस करके आपका कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है। FEOC के लिए जो प्रोविजन हमने पढ़ा है यहाँ पर रूल 115 ये किसके लिए डिटरमाइन करने के लिए, FEOC में भी FMV, कि अगर FMV को आपको चेक करना है किसके साथ, सेल वैल्यू के साथ, अगर FMV ज़्यादा है सेल वैल्यू से तो आप FMV को FEOC लोगे, और अगर सेल वैल्यू ज़्यादा हो तो फिर सेल वैल्यू को लोगे। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद ये आता है आपका सबसे बेस्ट पार्ट जो आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देगा, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है, ठीक है। ये क्या है बेटा, टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंस, ठीक है। ये क्या है आपका, टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंस। अब टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंस में ना मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक जो आपकी इनकम है वो डील करेगी सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम से, ठीक है। एक जो डील करेगी वो अदर सोर्स की इनकम से, जिसमें आपका इंटरेस्ट आ गया, डिविडेंड आ गया, ये सब आ गया। और थर्ड जो आपका डील करेगा वो PGBP की इनकम से। बाकी हाउस प्रॉपर्टी और जो बच गया सैलरी, उसका कैलकुलेशन सेम होता है जैसे रेसिडेंट का होता है, जो आप अभी तक पढ़ चुके हो वही नॉन रेसिडेंट के केस में होगा। तो उसमें आपको क्या बोलते हैं, मतलब नॉर्मल है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। मेन जो डाउट क्रिएट हो सकता है वो ये 3 ही साइड में हो सकता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट प्रोविजन है रेसिडेंट के लिए और नॉन रेसिडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसी पे ज़्यादा फोकस होता है किसका, इंटरनेशनल टैक्सेशन का। अब सबसे पहला और मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा बेटा, आपका कैपिटल गेन। कि कैपिटल गेन के केस में आपके लिए टैक्स रेट है वो क्या होगा, इंडेक्सेशन क्या होगा, और वो सब सारी चीज़ें क्या होगी। और चलो अब प्रोसीड करते हैं अपन कैपिटल गेन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलता है, टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट, टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पर, कैपिटल गेन, ठीक है। अब कैपिटल गेन के आप चार्ट की तरफ फोकस करोगे अगर, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शेयर्स एंड सिक्योरिटी। मतलब यहाँ पर जो अपन कैलकुलेशन सीखेंगे कैपिटल गेन में वो किसका सीखेंगे, शेयर्स और सिक्योरिटी का। इमूवेबल प्रॉपर्टी का नॉर्मली जैसे अपन आज तक कर रहे थे, जिसमें 54 और 54F और 54 जो भी सेक्शंस है 54 वाले एग्जेम्पशंस वाले नॉर्मल कैलकुलेशन है, इंडेक्सेशन है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। अलग किस में होता है, शेयर्स और सिक्योरिटी वाली चीज़ों में जो वो डिफरेंट कैलकुलेशन होता है, इसलिए यहाँ पे अपन लेंगे क्या, शेयर्स और सिक्योरिटी का कैलकुलेशन, ठीक है। अब पहला जो केस है वो किसके बारे में है, तो पहला केस बात करता है किसकी, कोटेड शेयर की। कि आपके पास अगर क्या है बेटा, कोटेड शेयर है, ठीक है। कोटेड शेयर हैविंग, कोटेड शेयर में भी आगे कंडीशन मतलब फुलफिल करनी है। अगर कोटेड शेयर ये वाला है तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। कौन सा वाला है ये चेक करते हैं। कोटेड शेयर हैविंग इक्विटी शेयर जिसका STT जो है वो एक्विजिशन और ट्रांसफर दोनों के टाइम पेड है। मतलब ये कौन सा आपका 112 और 111A दोनों, इसमें अभी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, अभी दोनों साथ में चल रहा है, ठीक है। और
इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जिसमें आपने एसटीटी पे किया है कहाँ पर, ट्रांसफ़र के उसमें, ठीक है। अगर 111A होगा तो सिर्फ ट्रांसफ़र में भी चल जाएगा पेमेंट, जैसे आपको एसटीटी की कंडीशन पता है तो वो वाली कंडीशन यहाँ पर भी सेम चलने वाली है, ठीक है। और अगर आपका इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, तो यहाँ पे आपको किस में पे करना है, ट्रांसफ़र में पे करना है, ठीक है। अगर एसटीटी की ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है तो आपका इधर कंडीशन सेटिस्फाइड यस और सेटिस्फाइड नो, ठीक है। अब अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये सेम चलेगा जैसे अपन लोगों ने पहले पढ़ा था, एक्सेप्ट डिफरेंस है, कहाँ पर डिफरेंस आएगा आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के में, ठीक है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो स्पेशल रेट इनकम के लिए रेसिडेंट्स को मिल जाती है लेकिन नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलती है, ठीक है। तो अभी अपन इसके यस वाली कंडीशन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस वाली कंडीशन में आप आगे बढ़े, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A एंड 111A, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका अगर किसके अंडर आते हैं ये आपको पहले से ही पता है, ये अपन पहले डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है। फिर वापस से ये वहाँ पर ये कंडीशन जो है वो रिपीट हुई है, ऊपर में जो लिखा हुआ था बस वही चीज़ वापस रिपीट हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इंडेक्सेशन जो है वो अलाउ नहीं होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में बेटा इंडेक्सेशन कभी भी नहीं मिलता है। ये जो बाकी प्रोविजन जो है वो बिल्कुल सेम है, बस प्रोविजन में डिफरेंस कौन से वाले में, तो ये वाले में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो रेसिडेंट्स को मिलती है और नॉन रेसिडेंट्स को नहीं मिलती है 112A और 111A के केस में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों का एक कंपैरिजन दे दिया ताकि आपको याद रहे कि नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये जो है आपका वो ये वाला पोर्शन जो है वो कवर होता है कि कब आपका टैक्सेशन जो है वो 112A और 111A के अंदर होगा, किसका बेटा, नॉन रेसिडेंट का, जब ये वाली कंडीशन जो एसटीटी पेड वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी और वो जब कोटेड शेयर होगा, अनकोटेड शेयर होगा तो यहाँ पे नहीं आएगा। अब ये वाला केस जो है वो क्या बोलता है, कोटेड शेयर तो है आपके पास लेकिन आपने एसटीटी की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं की है, ठीक है। अगर कोटेड शेयर तो है बट एसटीटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की है, ठीक है। प्लस सेकेंड केस में हमने कवर किया है क्या, शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। शेयर्स और डिबेंचर्स जो कि क्या क्या इंडियन कंपनी के हैं, तो उसमें कौन सा क्या कवर होगा, तो इसमें कवर होगा आपका फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48 एप्लीकेबल होगा। मतलब आपके पास क्या शेयर्स और डिबेंचर्स है कंपनी के, ठीक है, जो इस ये वाले केस में नहीं आते। पहली बात तो ये वाला केस जो है वो दो चीज़ों से डील करता है। पहला केस जो है कि अगर आपके पास शेयर्स और डिबेंचर्स है किसके, कंपनी के, और दूसरी चीज़ ये है कि ये वाले में जो ये वाली कंडीशन में जो सेटिस्फाइड नहीं के दूसरे वाले लोग भी, इनका टैक्सेशन इसी के हिसाब से होगा। तो सेकेंड केस का जो टैक्सेशन है उसमें क्या एप्लीकेबल होगा, आपका एप्लीकेबल होगा फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48, ठीक है, जहाँ पे आप एवरेज लेते हो TTBR का, TTSR का ऑन एवरी अमाउंट एक्सेप्ट कैपिटल गेन, क्योंकि कैपिटल गेन का आप कन्वर्जन रेट क्या है आपका TTBR, दैट इज टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, बाकी सबके लिए आप एवरेज लेते हो उसी दिन का जिस दिन का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब आगे एक चीज़ और दी हुई यहाँ पर, नो इंडेक्सेशन रेस्ट ऑल बेनिफिट अवेलेबल, इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, बाकी सारे बेनिफिट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब ये वाले केस में एक चीज़ और होती है, टैक्स ऑप्शन 10% विदाउट इंडेक्सेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स, ठीक है। अगर आप क्या बोलते हैं ये वाला ऑप्शन में फॉल करते हो और आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और आपने विदाउट इंडेक्सेशन किया है ऑफ द लिस्टेड सिक्योरिटी, ये जो आपका ऑप्शन है वो प्रोविजो टू 112 का सेकेंड है, ठीक है। तो यही प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल होता है और आपको यहाँ पे ये जो टैक्स रेट है वो मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड केस जो है वो मेरा कौन सा है, अनकोटेड शेयर का है, ठीक है। थर्ड केस कौन सा है मेरा, अनकोटेड शेयर। अगर आपके पास अनकोटेड शेयर है और ना आप इसमें आते हो ना आप इसमें आते हो तो आप आ जाओगे ये वाले केस में, ठीक है। अब ये वाला केस जो है उसमें वापस से FVOC नॉर्मल कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो FVOC माइनस आप करने वाले हो क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो आपका आ जाएगा क्या, कैपिटल गेन, ठीक है। बट FVOC निकालने का तरीका कैसा है, तो ये सेम हमने लास्ट जो रेसिडेंट के केस में पढ़ा था वही वाला केस है, 50C एप्लीकेबल होगा, मतलब कि अगर FMV जो है वो ज़्यादा है SDV से तो आप FMV को ही FVOC ले लोगे। रूल एप्लीकेबल होगा 115 UA एंड डिटर्मिनेशन ऑफ FMV ऑफ अनकोटेड शेयर, अनकोटेड शेयर की जो FMV वो डिटरमाइन करनी है, A + B + C - L डिवाइड बाई P × P, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48 अगर एप्लीकेबल हुआ तो मतलब आपको रेट्स मिल गए तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मली ऐसे इंडेक्सेशन के हिसाब से ही जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रोविजन जो है
बहुत सारी जगह पे क्या बोलते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म उसकी कंडीशन है, फिर आपको इंडियन पब्लिक कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना है, तो ये आपको ये एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इसकी भी खुद की कुछ कंडीशंस है, ठीक है। तो वो सेटिस्फाई होगी तो ही फर्स्ट प्रोविजो एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज फर्स्ट प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो वो एप्लीकेबल नहीं हुआ तो फिर आप इंडेक्सेशन के हिसाब से जाओगे। फिर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, कैपिटल गेन। अब इस कैपिटल गेन की जो टैक्सेबिलिटी है वो कैसे होगी, तो इस कैपिटल गेन की जो टैक्सेबिलिटी है उसमें आपको 3 ऑप्शन है। पहला आपका है टैक्स ऑप्शन, जो अपन लोगों ने पहले भी कवर किया है कि 10% विदाउट इंडेक्सेशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ क्या, लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स, ठीक है। दूसरा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आप किसी रेट से जाओगे 20% के रेट से, और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो आप किस में जाओगे, नॉर्मल टैक्स रेट, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ये ऑप्शन आपके पास कि LTCG फर्स्ट, LTCG सेकेंड, और अदरवाइज ये आपका थर्ड वाला केस है, ठीक है। अभी आप लोगों को क्लियर हुआ कि ये कैसे होता है। ये पहला आपका शेयर सिक्योरिटी का अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो फर्स्ट में, सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आप ये वाले केस में जाओगे, प्लस आपका जो अगर शेयर्स या डिबेंचर्स आपके पास इंडियन कंपनी के, ठीक है, तो भी आपको यही वाला केस एप्लीकेबल होगा, जहाँ पर आप TTBR TTSR के थ्रू कैलकुलेट करोगे। और अगर थर्ड केस आपके पास अनकोटेड शेयर है, ठीक है, तो उस केस में भी आप ये वाले केस से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया। अब एक आपके पास ऑप्शनल टैक्सेशन है, किस चीज़ का टैक्सेशन, पहली बात तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, NRI के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। कब, ओनली फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए भी ये कवर नहीं होता है, ये टैक्सेशन बिल्कुल ऑप्शनल है। ऑप्शनल किसके लिए, सिर्फ NRI के लिए है। तो अभी कब एप्लीकेबल करोगे कि मान लो आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है, आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आपके पास आप NRI हो, और क्या बोलते, तो या तो आप इसके थ्रू जाओगे या तो आप ये वाले ऑप्शन के थ्रू जाओगे, ठीक है। और ये वाले ऑप्शन में तो आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, विद एस्टेट, कोटेड, अनकोटेड सारी चीज़ों का मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ वाले केस में सिर्फ ये जो एसेट्स दी हुई हैं, ठीक है, उनके लिए बस ऑप्शन है। मतलब यहाँ पर अगर आप क्या बोलते हैं, सेम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर आपकी जो फॉरेक्स एसेट्स है, शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, आपके पास इंडियन कंपनी के शेयर्स है, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ इंडियन पब्लिक कंपनी, अगर आपके पास इंडियन पब्लिक कंपनी के डिबेंचर्स या डिपॉजिट है, या फिर आपके पास सिक्योरिटी है किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और CG नोटिफाइड एसेट है अगर आपके पास, ठीक है। तो मतलब आपके पास अगर शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी है तो इधर यू विल गो थ्रू दिस, ठीक है, या तो आप इसके थ्रू जाओगे या तो आप यहाँ पे जाओगे कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी, या तो आप इसके थ्रू जाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पर डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ इंडियन पब्लिक कंपनी, तो या तो आप इसके थ्रू जाओगे या तो आप इसके थ्रू जाओगे। तो यहाँ पे वही केस है कि या तो आप क्या बोलते हैं, ये वाले केस में आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इसको फॉलो करो या तो फिर आप इसको फॉलो करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये जो आपका NRI वाला जो ये ऑप्शनल प्रोविजन है, ये पूरा कवर नहीं करता, ये सिर्फ छोटे से पार्ट के लिए ऑप्शन है। बाकी अदर जो टैक्सेबिलिटी है नॉन रेसिडेंट की, वो वैसे के वैसे सेम की सेम ही चलने वाली है। सिर्फ यहाँ पर जो आपको पर्टिकुलर एसेट दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर जो आपको पर्टिकुलर एसेट दिए गए हैं, सिर्फ इन्हीं एसेट्स के लिए ही आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। बाकी एसेट्स के लिए आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, बाकी एसेट्स के लिए आपको नॉर्मल तरीके से ही जाना है, ठीक है। अब सेकेंड पूछता है आपका मेथड ऑफ कंप्यूटेशन क्या है, तो आओ भैया नीचे बताते हैं कि मेथड ऑफ कंप्यूटेशन क्या है आपके लिए। सबसे पहली बात बोलता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपका टैक्स जो आएगा वो कितना आएगा, 10% टैक्स आएगा, ठीक है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम है तो आपका क्या आएगा, 20% टैक्स आएगा, ठीक है। अब अगर आपकी अदर इनकम है तो आपके पास क्या आएगा, नॉर्मल टैक्स रेट आएगा, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 10%, इन्वेस्टमेंट मतलब इंटरेस्ट और डिविडेंड में 20%, और बाकी अगर आप तो क्या बोलते हैं नॉर्मल टैक्स रेट जैसा चलता है वैसे ही चलेगा, एंड एवरीथिंग इज अलाउड, सारी चीज़ें जो है बोला। हाँ, अगर आपको ये आप चैप्टर 12 में ऑप्ट करते हो तो आपकी अदर इनकम जो है वो किससे जाएगी, नॉर्मल टैक्स रेट से जाएगी। एक चीज़ को ध्यान रखना कि आपकी अदर इनकम जो है वो किससे जाएगी, नॉर्मल टैक्स रेट से जाएगी। अब इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन ये क्या है आपका, नॉट इंडेक्सेशन जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में से इंडेक्सेशन कोई चीज़ ही नहीं होती, बाकी में भी कोई चीज़ नहीं होती। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। फर्स्ट प्रोविजो सेक्शन 48 जो है वो आपको मिलता है, एट इज TTBR एंड TTSR, वो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं होता है। चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक्सपेंडिचर जो होता है वो यहाँ पर अलाउड होता है, यहाँ पर अलाउड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर अलाउड होता है, यहाँ पर अलाउड नहीं होता है, और यहाँ पर तो ऐसा क्या बोलते हैं नॉर्मल जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, ठीक है। अब
115F जो है क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन देता है नॉर्मली कि अगर मान लो आपने 115 एग्जाम्पशन देते हैं कि आपको अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और आप उसको वापस से री इन्वेस्ट कर देते हो तो फिर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी, तो एग्जाम्पशन आपको मिलेगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका जितना हुआ इनटू आपने जितना इन्वेस्ट किया है डिवाइड बाय द नेट कंसिडरेशन, आपको टोटल कितना कंसिडरेशन मिला था। ठीक है, एग्जाम शैल बी अवेलेबल इफ इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड विद इन 6 months ऑन अदर फॉरेक्स एसेट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब ऊपर जो एसेट दी हुई उसी में आप इन्वेस्ट करोगे तो एग्जाम्पशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी और 6 महीने के अंदर आपको ये इन्वेस्टमेंट कर देना है। ठीक है, उसके बाद लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड क्या है, 3 years अदरवाइज टैक्सेबल इन कन्वर्जन ईयर। लॉक इन पीरियड आपका क्या है, 3 years है और फिर कन्वर्जन ईयर में टैक्सेबल होगा। 115G एग्जेम्पशन फ्रॉम रिटर्न फाइलिंग, आपको इसमें अगर आप इस सेक्शन में अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपको रिटर्न फाइलिंग में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, और आपकी 115H एसएससी कैन ऑप्ट टू चूज दिस प्रोविजन इवन आफ्टर बिकमिंग रेसिडेंट, इन्वेस्टमेंट इनकम जो आपके 20% के रेट से टैक्सेबल होगी। अगर आप रेसिडेंट बन जाते हो तो भी प्रोविजन चूज कर सकते हो जब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम को 20% से टैक्स देना है। ठीक है, 115 जो है वो क्या है आपके लिए एक ऑप्शनल, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो प्रोविजन है वो एक ऑप्शनल प्रोविजन, आपके पास मन है तो आप ऑप्ट करो, नहीं तो आप ऑप्ट मत करो। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो किसको लेके है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कि आपकी अदर सोर्सेज में अगर आपकी इनकम हो रही है। ठीक है, अगर आपकी इनकम जो है वो अदर सोर्सेज में हो रही है तो आपको कितना % टैक्स देना है, कब देना है, कब नहीं देना है। अब ये जो प्रोविजन है बेटा वो क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आप जितने भी क्या बोलते हैं वो पढ़ोगे इनकम विनकम सारी चीज़ें जो वो मैंडेटरी है, किसके लिए बेटा, नॉन रेसिडेंट के लिए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला सेक्शन जो है वो आता है, वो कौन सा सेक्शन है, वो सबसे पहला सेक्शन जो इसके अंदर आता है वो है आपका सेक्शन 115A। ठीक है, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 115A। ये सेक्शन 115A 3 टाइप की इनकम को कवर करता है। ठीक है, कौन सी 3 टाइप की इनकम को सेक्शन 115A कवर करता है, तो जो पहली टाइप की इनकम है वो कौन सी आपकी, इंटरेस्ट। ठीक है, पहला कौन सा आपका इंटरेस्ट, सेकंड कौन सा आपका रॉयल्टी, तो इंटरेस्ट रॉयल्टी, और थर्ड कौन सा है आपका FTS। ठीक है, इंटरेस्ट रॉयल्टी और FTS रिसीव्ड बाय, किसको रिसीव हो रही है, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी, मतलब गोरे लोगों को रिसीव हो रही है। ठीक है, तो नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी को जो इनकम आपकी रिसीव हो रही है तो वो वाली इनकम के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हो तो आपको बोर्ड में दिख रहा होगा कि पहले मैंने सिर्फ इंटरेस्ट वाले टॉपिक को कवर किया है, मतलब यहाँ पर जो है आपके 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये जो 5 केसेस है वो सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर है और इंटरेस्ट के अलावा किसी के ऊपर भी नहीं है। ठीक है, मतलब आपको ये 5 केस में अगर इंटरेस्ट मिल रहा है नॉन रेसिडेंट को तो वो इसी के अंदर कवर होगा और कहीं भी कवर नहीं होने वाला है। ठीक है, पहला केस जो है वो क्या बोलता है कि सोर्स। ठीक है, अब सोचते टाइम प्लीज़ थॉट प्रोसेस क्लियर रखें कि ना आपको कब ये ध्यान में लाना चाहिए कि ये चीज़ आ रही है, तो सोर्स जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ना आपको जो एक्चुअली में याद होना चाहिए, ठीक है, वो ये सोर्स के पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, सोर्स का पॉइंट याद होना बहुत ज़रूरी है और वो बहुत ईजी कर देता है सॉल्विंग को। ठीक है, याद नहीं तो फिर भी एक मेमोरी में रहना चाहिए कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है 1047 में वो यहाँ पर इंटरेस्ट वाले अदर सोर्सेस में कवर होता है, इतनी आपकी मेमोरी में हमेशा रहना चाहिए, मतलब बेसिकली याद रहना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट केस का सोर्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड 1047। बाकी फिर किसको मिला, किससे मिला, टैक्स रेट, वो तो सब नॉर्मल है, वो तो आप देख के भी कैलकुलेट कर लोगे, बट आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए आपको ये वाले पेज के ऊपर आना है, तो वो कब क्लिक करेगा, तो वो तब क्लिक करेगा जब आपको सोर्स वाला जो टर्म है वो हमेशा याद रहेगा कि यहाँ पे जितने भी मैंने 5 सोर्स के टर्म है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होगा तो फिर आपके लिए तो सब चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से आपको क्या मिल रहा है बेटा, इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, आगे अब पेड बाय, तो पे कौन कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। रिसीव कौन कर रहा है, नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी जो है वो इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में होगी, जो रिसीव करेगा, जिसकी इनकम है, ऑब्वियसली बात है। टैक्स रेट क्या है आपका 5%, TDS कौन से सेक्शन में कटेगा, 194 LB में TDS कट जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड है आपका ये वाला सोर्स का पॉइंट, सेकेंड केस। ठीक है, सेकेंड केस क्या बोलता है, आपको फॉरेन करेंसी लोन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, फॉरेन करेंसी लोन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, क्या मिल रहा है, फॉरेन करेंसी लोन इंडिया के बाहर से, अंडर
लोन अग्रीमेंट, ठीक है, लोन अग्रीमेंट मिल रहा है बिटवीन दिस टू दिस, इस डेट से इस डेट के बीच में जो लोन अग्रीमेंट हुआ है उसमें मेरे को मिल रहा है, ठीक है। अब या तो इंटरेस्ट क्या बोलते हैं मिलेगा नॉन रेसिडेंट को फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशूड टिल 30 जून 2023 इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में जो आप वो क्या बोलते हैं बॉन्ड वगैरह अगर नॉन रेसिडेंट लेता है तो उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा तो वो ये वाली बात हो गई, ठीक है। थर्ड आपका क्या है, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो कि इशू हुआ है 30 जून 2023 तक, ठीक है। तो ये 3 चीज़ याद रखनी, इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ तो है वो ये सब है, लोन अग्रीमेंट, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, जो कि कहाँ पे मिला है, फॉरेन करेंसी में मिला है, फॉरेन करेंसी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ठीक है। फॉरेन करेंसी लोन मिला है, और फॉरेन करेंसी लोन हम लोग को मिल रहा है बाहर से, तो नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट बाहर का पर्सन है, तो हम लोग को ये सब चीज़ें मिल रही है। इनकम किसकी हो रही है, नॉन रेसिडेंट की हो रही है, ठीक है। अब बेसिकली जो पेड बाय मतलब इंटरेस्ट पे कौन कर रहा है, इंटरेस्ट पे करेगी इंडियन कंपनी या फिर बिजनेस ट्रस्ट, दो लोग पे करेंगे। रिसीव कौन करेगा, नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी। इनकम किसकी है, इन लोगों की है। 5% एक्सेप्ट 10(4)(c), 10(4)(c) में आप एग्जाम्पशन पढ़ोगे, बाकी जो है वो सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। अब 194 LC एंड नोट मेंशन बिलो, एक नोट मेंशन है इसके लिए एग्जाम्पशन का, वो नोट क्या है इस चीज़ को ध्यान रखना, ये ऑलरेडी पूछा गया केस स्टडी में, ठीक है। नोट क्या बोलता है, इंटरेस्ट पेबल बाय एन इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट पेगा बिजनेस ट्रस्ट टू अ नॉन रेसिडेंट इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, रूपी बॉन्ड के बदले इंटरेस्ट मिल रहा है, इशूड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 17 सितंबर 2018 टू 31 मार्च 2019 शैल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। मतलब इस चीज़ के बीच में अगर ये लोग को मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्स से एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके उसके बाद आगे ये जो वाला केस है, ये वाला जो केस है वो क्या बोलते हैं इसी का एक पार्ट है, बस इसमें अगर आपका IFSC आ जाएगा, रिकॉग्नाइज स्टॉक क्या बोलते हैं, जो कि RSC आ जाएगा जो कि IFSC में लोकेटेड है, तो फिर आपका जो टैक्स रेट है और वो क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है आपका कि आपको फॉरेन करेंसी लोन मिल रहा है आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, जो कि क्या बोलते हैं लिस्टेड है कहाँ पर, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लोकेटेड इन IFSC, जिसको मिल रहा है वो, ठीक है। तो इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट ये इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे और इंटरेस्ट मिलेगा किसको, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी को, तो उनको टैक्स लग जाएगा किसके, 4% की रेट से। बेसिकली दोनों प्रोविजन सेम है, मैंने इसको 4% और 5% में दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा खास क्यों है, क्योंकि ये जो आपका है वो किसके लिए, QFI और FII, इनको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इनको इंटरेस्ट मिलेगा तो टैक्स रेट क्या होगा, कौन से रेट में होगा। पहली चीज़ क्या है कि ये लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट मेड इन RDB रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ इंडियन कंपनी, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट मेड बाय पे इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेट सिक्योरिटीज़, अगर ये लोग में पैसा डाले तो पेमेंट कौन करेगा, इंडियन कंपनी या फिर इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। मिलेगा इन लोग को टैक्स रेट 5%, TDS का TD सेक्शन 194LD, ठीक है। अब लास्ट फॉरेन करेंसी लोन, फॉरेन करेंसी लोन आपको मिल रहा है अदर देन ABCDE, मतलब या तो A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये है आपका E, ठीक है। इन ये वाले केस को छोड़ के उसके बाद भी आपको अगर फॉरेन करेंसी लोन मिल रहा है, ठीक है, लोन किसको मिल रहा है, गवर्नमेंट को और इंडियन कंसर्न को लोन मिल रहा है, तो ये लोग इंटरेस्ट पे करेंगे किसको, नॉन रेसिडेंट को और फॉरेन कंपनी को। तो टैक्स रेट कितना हो जाएगा बेटा आपका 20%, सेक्शन इज वॉट योर 195, ठीक है। ये ऊपर के जो 5 केसेस है इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की बात की गई है, इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रख। यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं क्या, इंटरेस्ट और डिविडेंड। इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर नॉन रेसिडेंट को मिल रहा है तो किस रेट से टैक्सेबल होगा, ठीक है। अगर बिजनेस ट्रस्ट से मिल रहा है जो कि उसको SPV से मिला है तो ये डिविडेंड का टैक्सेशन है और ये इंटरेस्ट का टैक्सेशन है, मतलब इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड के केस में आपको देखना है कि क्या SPV बिजनेस ट्रस्ट ने कौन से क्या बोलते हैं SPV में कौन से रेट से टैक्स पे किया है। अगर SPV ने नॉर्मल रेट, बिजनेस ट्रस्ट नहीं आएगा, ये SPV आएगा। SPV में कौन से रेट से टैक्स पे किया है, SPV में अगर नॉर्मल रेट से टैक्स पे किया है तो नॉर्मल,
और अगर SPV ने 115BAA के हिसाब से टैक्स पे किया है तो फिर वो जो आपका डिविडेंड है वो 10% की रेट से टैक्सेबल होगा। और इंटरेस्ट आपको मिल रहा है अगर, तो नॉर्मली 5% की रेट से टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट में ऐसे कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर TDS कटेगा आपका, जो कि कटेगा कौन से रेट से, 10% की रेट से आपका TDS डिडक्ट होगा बाय बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। अगर आपको UTI और म्यूचुअल फंड से आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड कुछ भी मिल रहा है तो उसका टैक्स रेट है 20%, ठीक है। अगर आपको डिविडेंड नॉर्मली मिल रहा है तो उसका टैक्स रेट कितना है, 20%। ये जो सेक्शन है सिर्फ नॉन रेसिडेंट के लिए, रेसिडेंट के लिए नहीं है, एक चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका रॉयल्टी और FTS आपको रिसीव हो रहा है, मतलब नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी को, तो किस रेट से टैक्सेबल होगा। तो अगर फॉरेन कंपनी की P ही है, इंडिया में P नहीं है, अगर P है इंडिया में तो 44DA के हिसाब से, नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से आपका टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर P नहीं है तो 10% की रेट से टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शन जो चैप्टर 6A की है वो सिर्फ और सिर्फ आपको रॉयल्टी और FTS की इनकम के अगेंस्ट में मिलता है, बाकी इनकम के अगेंस्ट में आपको नहीं मिलता है। ये IFOS के टॉपिक के लिए है, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के टॉपिक के लिए है ये, ठीक है। इसमें आपने जितने भी, इस पेज में आपने जितने भी पढ़ा है उसमें सिर्फ रॉयल्टी और FTS इनकम में ही आपको चैप्टर 6 से मिलेगा, अदरवाइज आपको चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आगे स्पेशल टैक्स रेट इन स्पेसिफिक केसेस। कुछ स्पेसिफिक केसेस जहाँ पे स्पेशल टैक्स रेट लगता है, तो उसमें आपको स्टार्ट करना है किसे, सेक्शन 115AB। सेक्शन 115AB क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट इनकम हो रही है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है किसको, टू ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब OFO को, ठीक है। OFO को अगर क्या बोलते हैं, ये सब मिल रहा है किस में, ऑन यूनिट्स ऑफ UTI एंड म्यूचुअल फंड, तो टैक्स रेट क्या होगा, ठीक है। तो टैक्स रेट क्या होगा यहाँ पर, पहले तो इसको ध्यान रखें किसके ऊपर मिल रहा है, यूनिट्स ऑफ UTI एंड म्यूचुअल फंड। टैक्स रेट क्या होगा यहाँ पर, टैक्स रेट होगा आपका 10%। एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन क्या आपका 112 है और 111 जैसा चलता है वैसा ही चलेगा, वो उसमें उनके हिसाब से टैक्सेबिलिटी होगी, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर जो है वो अलाउ नहीं होगा। चैप्टर 6A की जो रिडक्शन है वो भी नहीं मिलेगी। इंडेक्सेशन एंड फर्स्ट प्रोविजो भी अलाउ नहीं होगा और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट भी नहीं मिलेगी। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी नहीं मिलने वाला है। उसके बाद अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है फ्रॉम बॉन्ड्स एंड GDR, ठीक है, मतलब किसको, ऑब्वियसली नॉन रेसिडेंट की बात चल रही है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% मिल रहा है और इंटरेस्ट और डिविडेंड, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स रेट होगा 10%, इंटरेस्ट और डिविडेंड में मिलेगा आपको 10%। बाकी कोई भी कंडीशन, मतलब कोई भी एग्जाम्पशन रिडक्शन आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, एक सेकेंड, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि किसमें 115AC के बाद हो गया 115BBA, ठीक है। 115BBA के केस में क्या टैक्सेबल था, 115BBA के केस में इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, या आप नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर हो और आपको इनकम हो रही है इंडिया से, तो टैक्स रेट क्या होगा, 20%, ठीक है। बाकी कोई भी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे अपन लोगों ने 3 स्पेसिफिक सेक्शन पढ़ा है, 115AB, AC एंड 115BBA, ठीक है। अब आगे एक जो स्पेसिफिक सेक्शन है वो किसके लिए बनाई गई है, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और स्पेसिफाइड फंड के लिए, ठीक है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और स्पेसिफाइड फंड को कोई इनकम होती है तो उनको कहाँ पे टैक्सेबिलिटी होगी। सबसे पहला है इनकम रिसीव्ड बाय स्पेसिफाइड फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑन सिक्योरिटीज अदर देन UTI एंड म्यूचुअल फंड, मतलब UTI और म्यूचुअल फंड को छोड़ के क्या बोलते हैं, बाकी जो इनकम होगी उनके ऊपर कैसे टैक्सेबिलिटी होगी। बट यहाँ पे जो हमने कवर किया वो पूरा कवर किया, मतलब जो आपको नीचे चार्ट मिलेगा उसमें ये सेक्शन में नहीं दिया हुआ UTI म्यूचुअल फंड का, बट यहाँ पे जो हमने चार्ट कवर किया है उसमें हमने सारे जो टैक्सेबिलिटी प्रोविजंस हैं वो कवर कर दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको FFI का टैक्सेशन होगा तब कोई मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। FFI का एक क्वेश्चन भी है, एक केस स्टडी भी है कंप्लीट, आई गेस इट्स 15, शायद 15 है, डू कंफर्म, बट कोई तो भी केस स्टडी है जो कि 35 केस स्टडीज़ के अंदर है और बहुत ही अच्छी केस स्टडी है, तो आपको उसको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है।
अगर आपको पता है कौन सी केस स्टडी और 15 नहीं है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो द वीडियो. दिस इज द नॉर्मल ट्रिक used by the YouTubers. If they don't know anything then please comment down below the video. ठीक है. अब इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अगर क्या बोलते हैं FFI या स्पेसिफाइड फंड को इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, अदर देन दिस सेक्शंस, मतलब इस सेक्शन को छोड़ के अगर नॉर्मली मिल रहा है तो फिर क्या टैक्स रेट होगा. ये सेक्शन कौन सी 115AB दैट इज OFO जो ऊपर पड़ा है, और ये कौन सी आपकी 194 LD RDB प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब कि ये वाली सेक्शन 194 LD ये वाली. ठीक है, ये वाली सेक्शन, और दूसरी सेक्शन कौन सी बोल रहे हैं यहाँ पर 15AB, ये OFO वाली सेक्शन. ठीक है, ये वाली दोनों सेक्शन को छोड़ के अगर आपको किसी और चीज़ से मिल रहा है तो नॉर्मल प्रोविजन क्या बोलते हैं, अगर FFI को मिला है तो क्या 20% की रेट से टैक्सेबल होगा, और अगर स्पेसिफाइड फंड को मिला है तो 10% की रेट से टैक्सेबल होगा. क्या, इंटरेस्ट और डिविडेंड. ठीक है, उसके बाद अगर 115AB में नॉर्मली 115AB का टैक्स रेट क्या है 10%, एक्सेप्ट 112 है एंड 111 है. 194 LD का टैक्स रेट क्या है 5%. अगर ये वाले में होगा तो ये सेक्शन में कवर होगा. ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है नॉर्मली तो 112A तो नॉर्मल चलता है, बट 112A में यहाँ पर आपको हो रहा है तो आपको 10% का टैक्स रेट है, दैट इज़ अ बेनिफिट. ठीक है, अब शॉर्ट टर्म में भी 111A तो सेम है, बट अदर्स के केस में आपका टैक्स रेट है 30%, नॉट दी क्या बोलते हैं नॉट दी योर नॉर्मल टैक्स रेट. यहाँ पे 30% है तो इस चीज़ का वो ध्यान रखना है. और अदर इनकम जो है वो किस में जाएगी, आपकी नॉर्मल टैक्स रेट से जाएगी. बाकी रेस्ट ऑफ प्रोविजन आर सेम एज कॉमन पॉइंट्स, तो इनके लिए जो कॉमन पॉइंट्स है वो भी ये सारी चीज़ों के लिए सेम है. ठीक है, आई होप दिस कंपैरिजन इज ऑल्सो क्लियर टू यू. अभी अपन पढ़ेंगे कॉमन पॉइंट्स. अब आ जाओ किसमें, कॉमन पॉइंट्स के ऊपर. तो कॉमन पॉइंट्स जो है वो बहुत ही ईजी है और सबके लिए है. सबके लिए मतलब यहाँ ये वाला जो IFOS का जो जितना पार्ट है और ये वाला ये 2 पेज के लिए कॉमन पॉइंट्स दिए हुए हैं. ठीक है, सबसे पहला कॉमन पॉइंट क्या बोलता है कि जो आपको डिडक्शन है अंडर चैप्टर 6 से डिडक्शन जो आपके PGP पे मिलती सेक्शन 28 से 44 तक प्लस सेक्शन 57 के जो डिडक्शन है आपको अबव इनकम के अगेंस्ट में, मतलब जो नॉर्मल एक्सपेंस खर्चा होता है इनकम को अर्न करने का वो अलाउ नहीं होगा. चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा, बट रॉयल्टी और FTX के केस में आपको मिल जाएगा. ठीक है, इंडेक्सेशन बेनिफिट और फर्स्ट प्रोविजो का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा ऑन कैपिटल गेन एंड टैक्सेबल अर्स पर अबव डेटा. तो जहाँ जहाँ पे कैपिटल गेन की बात हुई वहाँ पर इंडेक्सेशन और फर्स्ट प्रोविजो भी नहीं मिलेगा. अबव प्रोविजन आर मैंडेटरी, इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है. बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट भी आपको इन सारी इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलेगी, इस चीज़ को ध्यान रखना है. बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट भी नहीं मिलने वाली है. ठीक है, हाँ, फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर आपको ये सारी ऊपर की इनकम हो रही है तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. कंडीशन क्या, असेसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. पहला, टोटल इनकम कंसिस्ट ऑफ दिस इनकम्स ओनली, मतलब जो ऊपर की इनकम है वही स्पेशल रेट वाली इनकम है. एंड TDS हैज़ बिन डिडक्टेड फुल्ली, मतलब TDS जो है फुल्ली डिडक्ट हो गया है. ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर अपन DTEE के हिसाब से TDS डिडक्ट करते हो तो वहाँ पर आपको सेस आप डिडक्ट नहीं करते हो, सरचार्ज और सेस दो चीज़ आप डिडक्ट नहीं करते हो. और जब आपने DTEE के रेट के हिसाब से अगर डिडक्ट किया है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. लेकिन आप फाइनेंस एक्ट के हिसाब से जब डिडक्ट करते हो तो आप सरचार्ज और सेस दोनों मिला कर डिडक्ट करते हो, तो वहाँ पर आपको रिटर्न फाइलिंग की ज़रूरत नहीं है. तो इस चीज़ को मैंने नीचे पॉइंट नोट में भी कवर किया है कि अगर DTEE के हिसाब से आप अगर क्या बोलते हैं डिडक्ट करते हो तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. हाँ, अब ये जो नॉन फाइलिंग वाली जो कंडीशन है कि आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ये OFO वाला जो प्रोविज़न है मतलब 115AB को एप्लीकेबल नहीं होता है. ठीक है, बाकी सब सेक्शंस को एप्लीकेबल होता है लेकिन आपको 115AB को एप्लीकेबल नहीं होता है. हाँ, और एक चीज़ जो हमने ये इस चीज़ में मेंशन की है कि आपको अगर विनिंग की या लॉटरी की इनकम है, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन में ऐसा देता है कि विनिंग और लॉटरी की भी इनकम है और वो भी एक स्पेशल रेट इनकम है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो कवर्ड नहीं है. तो अगर आपके पास विनिंग या लॉटरी की इनकम हो रही है तो आपको रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी है. ठीक है, उसमें आपको कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी. और विनिंग और लॉटरी यहाँ पर नहीं दिया हुआ, बट नॉर्मली विनिंग और लॉटरी का टैक्स रेट क्या बेटा 30%, TDS भी 30% है और टैक्स रेट भी जो है वो क्या है आपका 30% है. आई होप अब अदर सोर्सेज की जो चीज़ें हैं वो भी आपको क्लियर हो गई है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं.
आगे बढ़ने पे सबसे पहले नेक्स्ट जो आपका है वो आता है क्या, सेक्शन 195। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट TDS सेक्शन। ये जितने भी मैं चीज़ें भी कवर कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको बार बार आप जब सॉल्व करोगे नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन तो आप देखोगे कि इसके बिना आपका क्या बोलते हैं 30% पेपर खत्म हो ही नहीं सकता इस पार्ट के बिना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको कवर करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब TDS आप 195 में कैसे काटते हो, तो या तो फाइनेंस एक्ट का रेट, उसको रेट इन फोर्स भी बोलते हैं क्योंकि उसी के हिसाब से टैक्स लगता है, और सेकंड इज एज पर DTAA, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल फॉर 194 LC एंड LD, उसमें अपने हिसाब से कटता है। अब TDS डिडक्टेड एज पर फाइनेंस एक्ट, अगर आप फाइनेंस एक्ट के हिसाब से काटते हो तो आप सरचार्ज और सेस मिला के काटते हो। DAA में सरचार्ज और सेस नहीं ऐड करते हैं, इसलिए DAA में रिटर्न फाइल करना पड़ता है। रेट एज पर फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट की रेट क्या हुई है, तो अगर आपको इंटरेस्ट डिविडेंड मिल रहा है किसको, NRI को, फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इनकम, अगर कोई इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट इनकम से मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट मेड इन इंडिया, तो ये इन्वेस्टमेंट इनकम हुई तो 20% के रेट से TDS कटेगा, ठीक है। LTCG हुआ है एज पर 115E, 115E मतलब ऑप्शनल वाला जो प्रोविजन नहीं था ऊपर में चैप्टर 12A का, उसके हिसाब से तो फिर आपको 10% का TDS है। 112A में आपको 20% का 10% का TDS है, और अदर LTCG में भी आपका कितना है 20% का TDS है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको 15% के रेट से TDS काटना है। अब इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट ऑन मनी बोरोड इन फॉरेन करेंसी, अगर आप गवर्नमेंट पे कर रही है आपको इंटरेस्ट तो 20% के रेट से कटेगा। रॉयल्टी FTS अगर मिल रहा है तो फिर आपका टैक्स रेट कितना हो जाएगा, आपका 10% का टैक्स रेट सॉरी TDS 10% के रेट से कटेगा। विनिंग लॉटरी में 30% है, अदर इनकम में भी कौन सा है 30% है, नॉर्मल टैक्स रेट में 30% है, इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। उसके बाद वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ये क्या बोलता है, रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी, कि फॉरेन करेंसी में अगर किसी नॉन रेसिडेंट को इनकम हो रही है तो जब मैं इंडिया में टैक्स लगाऊंगी तो फिर क्या बोलते हैं कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा, अगर आप इंडिया में टैक्स लगाऊंगी तो फिर कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट तो आप स्पेसिफाई बात तो कौन सी रेट से मतलब कन्वर्ट करेंगे, सॉरी कौन सी रेट से टैक्स नहीं लेगा, कौन सी रेट से कन्वर्ट करूँगा, एक्चुअली आगे पीछे से आवाज़ आ रही थी इसलिए थोड़ा सा वो हो गया। TTBR जो है वो स्पेसिफाइड डेट का आपको लेना है कन्वर्ट करने के लिए, कौन सी स्पेसिफाइड डेट होगी, कौन से केसेस में कौन कौन सा डेट होगा, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। बेसिकली नॉन रेसिडेंट को फॉरेन करेंसी में इनकम हो रही है, उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो फिर TTBR रेट क्या होगा, तो रेट होगा TTBR ऑन द स्पेसिफाइड डेट्स। अब स्पेसिफाइड डेट्स अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग होती है। अगर आपकी सैलरी की इनकम है, ठीक है, तो आप लोग लास्ट डे ऑफ द इमीडिएटली प्रीवियस मंथ इन विच सैलरी इज ड्यू, जिसमें आपकी सैलरी ड्यू हो रही है उससे पहले का, मतलब मान लो कि आप मार्च के मंथ में काम कर रहे हो तो सैलरी जो ड्यू होती है वो 31 मार्च को ड्यू होती है, तो आप रेट लोगे 28 फरवरी का, मतलब लास्ट का डेट, ठीक है। उसके बाद अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से हो रहा है इनकम, PGBP से हो रहा है, अदर देन नॉन रेसिडेंट शिप बिजनेस जो एक्सेप्शन दिया है, और अदर सोर्स में हो रहा है, अदर देन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इनको छोड़ के अगर ये 3 केसेस में हो रहा है तो लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, दैट इज क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर मतलब कि जो आपका करंट ईयर चल रहा है उसमें आपका उसको आप क्या लोगे 31 मार्च का रेट ले लोगे, ठीक है। उसके बाद कैपिटल गेन से अगर आपको इनकम हो रही है तो लास्ट डे ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग मंथ इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड, तो जिस क्या बोलते हैं जिस मंथ में एसेट ट्रांसफ़र हुई है उसके पहले के मंथ का जो लास्ट डेट है वो ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शन क्या बोलता है कि अगर मान लो आपका शिप बिजनेस है तो उस केस में आपका क्या होगा, लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच इनकम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया, जिस महीने में इनकम हुई उससे पहले वाले मंथ का लास्ट डेट, ठीक है। डिविडेंड के केस में लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच इनकम डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड, यहाँ पर डिक्लेयर हुआ डिस्ट्रीब्यूट हुआ या पेड हुआ तो जिस मंथ की इनकम है उससे पहले वाले मंथ की लास्ट डेट। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी लास्ट डे ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग मंथ इन विच इनकम इज ड्यू, जब आपको इनकम बेसिकली ड्यू हुई उससे पहले, मतलब तीनों के केस में एक ही है कि जिस मंथ में आपको इनकम मिल रही है ड्यू हो गई है, आपका राइट टू रिसीव भी कंफर्म हो गया तो उसके पहले वाले मंथ का लास्ट डेट आपको ले लेना है, ठीक है। ये आपका कन्वर्जन रेट है और ये सबके लिए मतलब कि कोई भी इनकम हो तो ये सारी चीज़ों के लिए कन्वर्जन रेट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कवर क्यों किया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। उसके बाद आगे अब अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, PGBP के बारे में पढ़ने कि व्हाट आर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर PGBP, कि PGBP के केस में कौन सा टैक्सेशन होता है। अब सबसे पहले आपका क्या है कि आपको समरी टेबल है यहाँ पर ये चीज़ आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो किसमें
कैपिटल गेन में। तो आई होप ये आपको सेल्फ कवर करना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है ऑलरेडी कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। टैक्स रेट का बस ध्यान रखें कि यहाँ पर आपका 7.5% है, यहाँ पर 5% है, 10% ऑफ स्पेसिफाइड सम और 10% ऑफ स्पेसिफाइड सम। तो ये चीज़ तो ऑलरेडी आपको पहले से पता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर सारी चीज़ आपको थ्योरी मेंशनड है। बेसिकली यहाँ पर इसका सेक्शन नंबर 172 का अगर आपको मैं मेन क्रक्स दूँ तो यहाँ पर अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जो कि क्या बोलते हैं शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक है, कोई नॉन रेसिडेंट है जो कि शिपिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसको किस रेट से क्या बोलते हैं टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स रेट का जो रेट है वो तो नॉर्मल चलेगा, जो कि शिपिंग बिजनेस के लिए नहीं, जो कि नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी को होता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है इसका 7.5% ऑफ द इनकम। बट इनके लिए एक प्रोविजन है कि जब ये इंडिया आएंगे तो इनको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब एक बार मान लो कोई नॉन रेसिडेंट है, इंडिया आया, काम हो गया, वापस चला गया, उसके बाद से वो टैक्स भरने के लिए इंडिया आएगा नहीं आएगा, दैट्स वेरी कॉमन, ठीक है। तो जब वो बंदा सिर्फ टैक्स भरने के लिए इंडिया नहीं आएगा, तो जब वो बंदा इंडिया आ रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं कि भाई तुम अभी टैक्स एडवांस टैक्स भरो, वो भी एट द रेट ऑफ 40%, मतलब कि जो की इनकम है उसका 40% जो है आप एडवांस टैक्स भर दो। और अभी अगर आपको नॉर्मल रेट से टैक्स पे करना है तो फिर आप क्या बोलते हैं जब रिटर्न फाइलिंग का टाइम आएगा तब वापस इंडिया आओ, रिटर्न फाइलिंग करो और उसके बाद अपना रिफंड ले जाओ, ठीक है। और वैसे भी फॉरेन कंपनी का जो टैक्स रेट है वो 40% ही है, ठीक है। तो ऐसे उसमें भी तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि अब हम 40% का एडवांस टैक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो आपका खुद का वही है, मतलब क्या बोलते हैं टैक्स रेट ही है, तो आपको 40% की रेट से एडवांस टैक्स भरना है। वेरएज़ हाँ इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट तो उसके लिए टैक्स रेट है वो जो नॉर्मल चलता है। तो अगर आपका एक्सेस है तो आप रिफंड ले जाओ, अगर आपको कम ड्यू है तो आप पे करके चले जाओ। बट एडवांस टैक्स जो है वो सबको 40% की रेट से भरना है इंडिया से जाते टाइम, तो उससे पहले आप इंडिया से पहले नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये आपका वही सेक्शन 172 को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। उसके बाद एक सेक्शन और है जो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी किसके अंदर आती है, पीजीबीपी के अंदर आती है, कि जो ब्रांच है इंडिया में उस जो हेड ऑफिस को एक्सपेंस पे कर रही है, ठीक है, तो उसमें कितना एक्सपेंस अलाउ हुआ, क्योंकि लोग क्या करेंगे अगर कोई ऐसा सेक्शन नहीं होगा तो ज़बरदस्ती अपने एचओ को खर्चा दिखाएंगे, यहाँ पे खर्चा बढ़ाएंगे, इनकम कम करेंगे, टैक्स कम करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि आपको लिमिट दी गई कि एचओ को आप जितना पे करो उसमें हम इतना ही अलाउ करेंगे। तो कितना 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, और अगर लॉस है तो 5% ऑफ एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम, एवरेज का एडजस्टेड टोटल इनकम ले लेंगे, अल्टीमेटली 5% लेना है, ठीक है। और जितना आपको एलोकेट किया है विच एवर इज लोअर, जो भी उन दोनों में से लोअर है उतना आपको एक्सपेंस अलाउ होगा। अब एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या है, तो टोटल विदाउट इनकम विदाउट मतलब बिफोर गिविंग इफेक्ट, तो मतलब उसमें क्या नहीं आएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, और अगर एटीआई लॉस है तो आपको लास्ट 3 साल की जो इनकम है उसके हिसाब से आपको क्या बोलते हैं इनकम निकालनी है। तो बेसिकली ये 3 चीज़ों को आप नहीं लोगे तो आपका एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे एचओ एक्सपेंसेस मतलब जितने भी एक्सपेंसेस है सारे कवर किए और बोले ये खर्चे जो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक सेक्शन आता है जिसको बोलते हैं 44 DA स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी फॉर नॉन रेसिडेंट्स। मतलब अगर कोई नॉन रेसिडेंट बंदा है जिसको क्या मिल रही है इंडिया में क्या मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है आपको, और आपका क्या है बेटा यहाँ पर पी है इंडिया में, ठीक है। अगर आपको पी है तो फिर आपका क्या होगा टैक्स रेट और क्या होगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहला आपका है कि एलिजिबल एसएससी तो वही है जिसको मिल रहा है, ये सब चीज़ें हैं किस चीज़ के लिए मिल रहा है ये सब है, ठीक है। एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, एक्सपेंडिचर और अलाउंस इनकर विच इज होली एक्सक्लूसिव फॉर सच पेमेंट ऑफ फिक्स प्लेस ऑफ सर्विस इन इंडिया। मतलब एक्सपेंडिचर जो है आपको जो कि एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होंगे जो होली एक्सक्लूसिवली इंडिया के नहीं है, जो इंडिया के काम के लिए नहीं है या फिर इंडिया के लिए नहीं है तो वो एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होंगे, बाकी एक्सपेंसेस आपको अलाउ हो जाएंगे। अमाउंट पेड अदरवाइज देन रिम्बर्समेंट ऑफ एक्चुअल, जो एक्चुअल एक्सपेंस रिम्बर्स किया वो खर्चा मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। मतलब खर्चे की डिडक्शन मिलेगी बट इन खर्चों की नहीं मिलेगी, तो जेन्युइन खर्चों की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। प्रोविजन ऑफ 44BB डू नॉट अप्लाई, तो 44BB जो है यहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब अगर आपको ये सेक्शन अवेल करनी है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है और उनको ऑडिट कराना ज़रूरी है, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है, ऑडिट कराना ज़रूरी है। तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या है और स्पेसिफाइड डेट ऑफ टैक्स आपको कब तक ये चीज़ करा लेनी है। तो ये आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट है, तो आपकी ऑडिट की डेट है, तो बेसिकली 1 महीने पहले आपको ये चीज़ जो है वो करा लेनी है, ठीक है। मतलब रिटर्न फाइलिंग से 1 महीने पहले आपको ऑडिट रिपोर्ट को दे देना है। जैसे देख सकते हो 30 नवंबर 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर है तो 30 सितंबर।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये दो प्रोविजन है जो पीजीबीपी के अंदर आते हैं, 44C एंड 44DA, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है आपका नॉन रेसिडेंट पार्ट 3, ये जो है बेटा अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि पार्ट 3 जो है वो आपको क्या बोलते हैं, कैसे हेल्प करेगा, कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है।